फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी इन टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी ए फोर्थ सेमेस्टर के जो हिंदी ए का सब्जेक्ट है उसके यूनिट 1 का पार्ट 2 बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने पार्ट 1 की बात करी थी। ठीक है, आज की वीडियो में हम पार्ट 2 की बात करेंगे जिसमें हम जो आगे के हमारे टॉपिक्स रह गए थे, ठीक है, अराउंड 2 टॉपिक कुछ रह गए थे। ठीक है, उनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मैंने सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं फर्स्ट यूनिट के। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, हिंदी, जो हमारी बुक का नाम है वो है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। उसके बाद हम देखें तो खड़ी बोली का उद्भव और विकास की बात करते हैं हम फर्स्ट यूनिट में, जिसमें हमने जो पहला फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने बात करी थी कि खड़ी बोली क्या होती है। ठीक है, उसका विकास किस प्रकार हुआ और एक कॉलेज के बारे में बात की थी। उसके बाद वही अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो वो यहाँ से है कि ईसाई प्रचारक और खड़ी बोली। ठीक है, ईसाई धर्म आपको पता होगा, ईसाई धर्म में होता है, ठीक है, जिसमें खड़ी बोली का किस तरह विस्तार किया। ठीक है, ईसाई प्रचारकों ने किस प्रकार खड़ी बोली का विस्तार किया, ये सब। तो ईसाई धर्म के प्रचारकों ने भी खड़ी बोली के विकास में काफ़ी हद तक अपना योगदान दिया। ठीक है, तो ईसाई धर्म के जो प्रचारक हैं उन्होंने भी खड़ी बोली के जो विकास है उसमें काफ़ी हद तक अपना योगदान दिया था। ठीक है, काफ़ी हद तक का मतलब है कि उसको बढ़ाने में उनका भी एक हद तक हाथ है। उसके बाद आता है 1766 में पहला ईसाई प्रचारक केंद्र कोलकाता के निकट श्री रामपुर में स्थापित किया गया। अब यहाँ पे बताया गया है कि 1766 सन में जब अंग्रेज भारत में आ चुके थे उसके बाद पहला ईसाई केंद्र, ठीक है, ईसाई प्रचार केंद्र कहाँ पे, कोलकाता के निकट श्री रामपुर में स्थापित किया गया, जहाँ से ईसाई धर्म के प्रचारों का कार्य आरंभ हुआ। इसके बाद इसकी स्थापना के बाद वहाँ पर प्रचार केंद्र का एक के बाद एक स्थापना होने शुरू हो गई। एक प्रकार से वहाँ ईसाई प्रचारक केंद्र का तांता लग गया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, 1766 में जब उसका एक बार स्थापना हो गई श्री रामपुर में, उसके बाद वहाँ पे अलग अलग ईसाई केंद्रों के थोड़ी थोड़ी दूरी पे, थोड़े थोड़े अलग अलग स्पेसिस पे स्थापना होने लगी। तो एक प्रकार से वो क्या बन गया, वहाँ एक प्रकार से वो हॉटस्पॉट बन गया था ईसाई प्रचार केंद्र का। ठीक है, जहाँ पे लोगों को बड़ी मात्रा में आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है 1811 में बाइबल का पहला हिंदी अनुवाद आया तथा इसमें शुद्ध हिंदी भाषा को अधिक महत्व दिया गया। सन 1811 में बाइबल का पहला हिंदी अनुवाद छपा और जनता के बीच में आया, जिसमें किस प्रकार की हिंदी का यूज़ किया गया था, शुद्ध हिंदी का यूज़ किया गया था। ठीक है, शुद्ध हिंदी का यूज़ किया गया था, जिससे ये पता चलता है कि अंग्रेज भी ये चाहते थे कि वहाँ की जो मातृभाषा है या फिर जन भाषा है उसका विकास हो। ठीक है, अंग्रेज भी ये चाहते थे। उसके बाद आता है बाइबल के चौथे संस्करण की भूमिका में स्पष्ट लिखा गया है कि हम हिंदुस्तानी की उस बोली और हिंदुई या हिंदू समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है और मुसलमानों के आने से पहले संपूर्ण भारत में बोली जाती थी। ठीक है, अब बाइबल जब छप के आई उसके चौथे संस्करण, मतलब एक तरह से चौथे यूनिट में ये लिखा गया था कि हम हिंदुस्तान की उस भाषा को हिंदी समझते हैं। ठीक है, जो कि मुख्यतः संस्कृत से बनी है, मतलब वही भाषा हिंदी है जिसमें संस्कृत के शब्द हैं या फिर वो संस्कृत से ही निकली है। अगर और वो भाषा पहले ही, मतलब मुसलमानों के आने से पहले ही डेवलप्ड हो चुकी थी और पूरे भारत में बोली जाती थी। ठीक है, अंग्रेज सिर्फ उसे ही हिंदी भाषा समझते हैं, ये बाइबल में साफ साफ लिखा गया था। उसके बाद आता है कि अंग्रेजों को इस बात से स्पष्ट रूप से पता चल चुका था कि भारत की जनभाषा और तो नहीं हिंदी है। ठीक है, इस बात से जब अंग्रेज भारत में आए उन्होंने देखा आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, तो उन्हें ये पता चला कि भारत की जो जनभाषा है वो उर्दू या फिर अरबी फारसी नहीं है, वो जनभाषा हिंदी भाषा है।
ठीक है, ये बात उन्हें पता चल गई। उसके बाद आता है आर्य समाज, ईसाई के धर्म। ठीक है, आर्य समाज जो कि आपको पता होगा, आर्य समाज एक संगठन है, वो और ईसाई धर्म ने किस प्रकार हिंदी के जो विस्तार है उसमें किस प्रकार अपना योगदान दिया। तो हिंदी भाषा के प्रचार के लिए आर्य समाज के लोगों ने जनता के बीच बहुत महत्वपूर्ण कार्य को निभाया है। ठीक है, हिंदी के जो विकास है उसमें आर्य समाज के लोगों ने भी काफ़ी हद तक अपना महत्व दिखाया है और हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दिया है। स्वामी दयानंद ने 1774 में अपनी धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखी और उनकी प्रेरणा से आर्य समाज ने हिंदी के प्रचार महत्वपूर्ण योगदान किया। ठीक है, तो 1874 में जो स्वामी दयानंद हैं, उन्होंने एक प्रकार से एक ग्रंथ लिखा, ठीक है, जिसे सत्यार्थ प्रकाश के नाम से लिख जाना जाता है। और उनकी प्रेरणा से आर्य समाज के जो हिंदी प्रचारक हैं उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसका क्या अर्थ है, जब हिंदी प्रचारकों ने, आर्य समाज के प्रचारकों ने ये ग्रंथ पढ़ा तो उसके बाद उन्हें एक प्रकार से मोटिवेशन मिला। ठीक है, उन्होंने प्रेरणा लेकर आर्य समाज के लोगों ने हिंदी का प्रचार बड़ी हद तक किया। ठीक है, काफ़ी दूर तक गए वो हिंदी का प्रचार करने के लिए। पूरे भारत में हिंदी का प्रचार किया गया। हिंदी गद्य के निर्माण और विकास में दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी, फर्स्ट पार्ट में बात करी थी, और दूसरा धार्मिक संस्थाएं, जिनके द्वारा हिंदी गद्य का विकास बड़ी तेज़ी से हुआ था। ठीक है, अब हम अगर दो प्रकार के भारत में हिंदी के विकास में दो प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, पहला जो है कारण है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसने सर्वप्रथम लिखित पत्रों को जारी किया। ठीक है, और दूसरा है धार्मिक संस्थाएं, जिन्होंने हिंदी के गद्य में विकास के लिए अपना योगदान दिया। अब उसके बाद आता है अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य होने के बाद वह अपनी भाषा का विस्तार कर रहे थे। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग उर्दू और अरबी फारसी भाषा को महत्व दे रहे थे। अब यहाँ पे बताया गया है कि जब अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने क्या करा, वो ये सोचते थे कि अब हम यहाँ पे अपनी भाषा, मतलब अंग्रेजी, या फिर उस समय जो अंग्रेजी यूज़ की जाती थी इंग्लैंड की, ठीक है, उस भाषा का आधिपत्य एक तरह से वो करना चाहते। वो चाहते थे कि पूरे भारत में हमारी भाषा बोली जाए। ठीक है, वो अपनी भाषा का विस्तार कर रहे थे एक प्रकार से। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लोग उर्दू और अरबी फारसी भाषा का विस्तार कर रहे थे, और केवल हिंदी भाषा ही जनभाषा थी। उस समय भाषा के विकास में केवल 3 प्रमुख माध्यम ही थे। ठीक है, जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी भाषा का वो करेंगे, बट उस समय जो जनभाषा थी, मतलब वो सिर्फ हिंदी भाषा थी। पूरे भारत में जो भाषा सबसे ज़्यादा कॉमन थी वो हिंदी थी। ठीक है, उसके बाद भाषा के विकास में केवल 3 ही मुख्य माध्यम थे। वे निम्नलिखित हैं। पहला शिक्षा संस्थाएं, दूसरा समाचार पत्र, और तीसरा कचहरियाँ। ठीक है, शिक्षा संस्थाओं से लोग भाषा को सीखते थे, या फिर समाचार पत्र पढ़ते थे वो सीखते थे, या फिर कचहरियाँ आने जाने में सीखते थे। कचहरियों का मतलब है यहाँ पे एक अदालत से है जहाँ पे सरकारी कार्य किया जाता था। शिक्षा संस्थाओं के लिए अनेक पाठ्य पुस्तक लिखी गई। अब यहाँ पे जब शिक्षा संस्थान इम्पोर्टेंट बन गया भारत के गद्य भाषा, हिंदी गद्य के विकास के लिए, ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया, शिक्षा संस्थान में कई सारी पाठ्य पुस्तकों को लिखा गया। इसके अतिरिक्त 1803 ईस्वी में सरकार की ओर से यह घोषणा हुई कि सब इश्तिहारनामों नागरी भाषा और लिपि में लगाए जाएं, तो इससे भी कचहरियों से फारसी और उर्दू का प्रभाव खत्म हुआ और अदालती काम देश की प्रचलित भाषा में होने लगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, 1803 में सरकार के द्वारा एक नियम पास किया गया। ठीक है, एक घोषणा की गई जिसमें यह बताया गया कि जितने भी इश्तिहार गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, ठीक है, वो सब इश्तिहारों को लिखा जाएगा मातृभाषा में। ठीक है, जो कि जनभाषा भी है, जैसे कि हिंदी में लिखा जाएगा। जितने भी अदालती या फिर सरकारी कार्य हैं वो हिंदी भाषा में किए जाएंगे, या फिर हिंदी भाषा, और वहाँ की जो अंग्रेजों की भाषा है अंग्रेजी भाषा,
ठीक है, इन दो भाषा में किए जाएंगे। और उर्दू भाषा का वहाँ से भी पत्ता कटने लग गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद प्रेस की स्थापना हुई, मतलब मीडिया की स्थापना की गई, इसके बाद प्रेस की स्थापना की गई, जिसमें पत्र का लेखन, समाचार पत्र जो लिखे जाते थे, पेपर, उनकी स्थापना होने लगी। कई प्रकार से लेखन कार्य आरंभ हुआ। 1826 ईस्वी में जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में हिंदी का पहला पत्र उदात मर्दटा प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो संपादन पत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, या फिर पहला समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा 1826 में लिखा गया। पत्र का नाम था उदत मर्ताड। ठीक है, कुछ ऐसे ही नाम है इसका, आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ इसके बाद भी आए। इसके बाद बंगदूत 1829 में आया। जगत दीपक भास्कर 1846 में आया। बनारस अखबार 1850 में आया। सुधाकर 1850 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो कई प्रकार के जो पेपर्स हैं, ठीक है, वो प्रकाशित हुए। उसके बाद एक आया 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्णन कोलकाता से प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे भारत का पहला हिंदी में, ठीक है, हिंदी भाषा की बात की गई। अब यहाँ पे 1854 में हिंदी में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, जिसका नाम था सुधावर्णन, जो कि कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आता है नेक्स्ट की प्रेस के पत्र लेखन के कार्य के बाद कई प्रकार के भाषाएं वाद विवाद आरंभ हुए, जिसमें उर्दू सहित हिंदी और अन्य भाषाओं पर वाद विवाद होने शुरू हो गए थे। अब जब समाचार पत्र का लेखन चालू हुआ, ठीक है, वो अलग अलग भाषा में होने लगा। ठीक है, हिंदी में और उर्दू में भी और फारसी में भी, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट, मतलब छोटी छोटी जगहों के लिए जहाँ पे जिस प्रकार के लोग जिस लैंग्वेज में पढ़ा करते थे, उस लैंग्वेज के लिए वो छपने लग गए। अब यहाँ पे लोगों के बीच में वाद विवाद स्टार्ट हो गया। वाद विवाद का कारण था कि जो समाचार पत्र हैं वो एक भाषा में क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब उर्दू में हो रहे हैं, तो वो जो मुस्लिम समुदाय था वो चाहता था कि केवल उर्दू में ही जितने भी समाचार पत्र हैं वो छपे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जो पढ़ते थे वो चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा में ही हो। इस प्रकार के वाद विवाद चालू होने लग गए अलग अलग भाषाओं को लेकर। इन वाद विवाद का यह कारण था कि अलग अलग पत्र अपने भाषा का प्रचार कर रहे थे। ठीक है, मुस्लिम चाहते थे कि हमारी भाषा का प्रचार हो, इसलिए वो चाहते थे कि केवल उर्दू भाषा में ही छपाई हो। ठीक है, अरबी भाषा के चाहते थे कि केवल हमारी अरबी भाषा पूरे भारत में पढ़ी जाए, इसीलिए वो चाहते थे कि अरबी भाषा में ही पेपर को छापा जाए। ये कारण था उनके वाद विवाद का। अब इसके बाद आता है इन वाद विवाद के दो कारण। हिंदी भाषा धीरे धीरे अपना विकास कर रही थी। ठीक है, ये जो वाद विवाद थे, इनके कारण भी हिंदी भाषा अपना विकास कर रही थी। थोड़ा थोड़ा हिंदी भाषा का विकास होता रहा। और उसके बाद आता है कि भारतेंदु युग के साथ ही हिंदी गद्य की नई भूमि पर पांव रखती है। इसके बाद आता है कि भारतेंदु जो कि एक बहुत बड़े लेखक हैं, ठीक है, उनके साथ ही हिंदी गद्य ने अपना पांव एक नई भूमि पर रखा। हिंदी गद्य एक नई भूमि पर पहुंचा, वहाँ पे उसने अपना विकास करने का पाव रखा। ठीक, तो ये चैप्टर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आराम से इसका जवाब जरूर दूंगा। और साथ में अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड यूनिट के एक साथ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें जितना आपसे हो सके, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को शेयर करना। मेरी वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं, सो अगर आप इसको शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।